एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है, हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मालूम करना है। ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर वैल्यू होता है जिसमें फर्स्ट लाइन में आई जे के लिखेंगे, सेकंड लाइन में ए के कोएफिशिएंट्स जो कि बनते हैं 2, 1 और -1, और थर्ड लाइन में दूसरे सेकंड वेक्टर बी के कोएफिशिएंट जो कि 1, -3 और 7 बनते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा आई का रो कॉलम छोड़ के 1 इंटू 7 इज़ 7, -3 इंटू -1 इज़ +3, साइन चेंज कर देंगे जो कि -3 बन जाएगा। जे को माइनस से लिखेंगे, इसका रो कॉलम छोड़ के 2 -1 1 7 बचता है, 2 7 आर 14, 1 इंटू -1 इज़ -1 जिसको कि हम +1 लिख देंगे, प्लस के इसका रो कॉलम छोड़ने से हमारे पास जो चार एलिमेंट्स बचते हैं 2 1 1 -3, 2 इंटू -3 इज़ -6, और यहाँ पे 1 इंटू 1 इज़ 1, साइन चेंज कर देंगे -1 जिससे बनेगा 4i -15j -7 के। अब इसी तरीके से जब मैं बी क्रॉस ए मालूम करता हूँ तो पहली लाइन में आई जे के, दूसरी लाइन में अब मैं बी जो वेक्टर बी है उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स लिखता हूँ, यानी कि 1 -3 एंड 7, और यहाँ पे 2 1 और -1। तो इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आएगा आई -3 इंटू -1 इज़ +3, 1 इंटू 7 इज़ 7, साइन चेंज कर देंगे, -j 1 इंटू -1 इज़ -1, 2 इंटू 7 इज़ 14, तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस के 2 इंटू 1 इज़ 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू -3 इज़ -6, इसको कि हम +6 कर देंगे, तो इससे बनेगा -4i -15j जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15j और +7 के। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये बनता है 4i -15j और -7 के। तो ये वाली वैल्यू वही है जो कि ए क्रॉस बी की आई है। तो हमारे पास साबित हो गया कि बी क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो -1 इंटू ए क्रॉस बी के बराबर है। वैसे भी ऑब्वियस है कि हम जब डिटर्मिनेंट्स के दो रोज़ की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो बाहर -1 लगाते हैं, तो उस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास कि ए क्रॉस बी हमें मालूम करना और प्रूफ करने कि ए क्रॉस बी ए और बी दोनों को जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी मालूम करूं तो पहली लाइन में आई जे के लिखूँगा, दूसरी लाइन में ए के जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं यानी कि 3, -6 एंड 2, तीसरी लाइन में बी के जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं 2, -3 एंड 4। सिंप्लीफाई करने से आई का कोएफिशिएंट बना -6 इंटू 4 -24, -3 इंटू 6 -6, इसको कि मैं +6 लिख दूँगा। माइनस जे के कोएफिशिएंट के तौर पर 3 4 आर 12, 2 2 आर 4, और उसका मैं साइन चेंज करके -4 कर दूँगा। के कोएफिशिएंट के तौर पर 3 इंटू -3 इज़ -9, 2 इंटू -6 इज़ -12, जिसका मैं साइन चेंज करके +12 लिख दूँगा। तो इस हिसाब से मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। इसमें मेरे पास आ गया -18i और -8j और +3 के। तो अगर ए क्रॉस बी को मैं ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो ये बनेगा -18, यहाँ पे आई का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, इसी तरीके से यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट -8 और यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट -6, के का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट 2। तो ये हमारे पास आता है जी -54 +48 और +6, तो जो कि 0 आता है। तो इसके मुताबिक हमारे पास ए क्रॉस बी जो है, तो ए क्रॉस बी जो है वो ए के साथ परपेंडिकुलर है क्योंकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास 0 आया है।
इसी तरीके से अगर मैं ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालूं तो यहाँ पे जो मेरे पास यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं, -18 इंटू 2 -8 इंटू -3 और +3 इंटू 4, तो ये बनेगा -36 प्लस 8 3 24 एंड 4 3 12। तो इससे भी आंसर 0 आता है। देयरफॉर ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो हमने साबित कर दिया कि जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स मालूम करना है। उसका जो फार्मूला है वो है साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। ए क्रॉस बी जब मालूम करते हैं तो फर्स्ट लाइन में आई जे और के, सेकंड लाइन में ए के जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के 2 -4 एंड 3, उसके बाद बी में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं 1 -3 एंड 4, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनता है -4 इंटू 4 इज़ -16, -3 इंटू 3 इज़ -9, जिसको कि हम +9 कर देंगे, -j 2 इंटू 4 इज़ 8, 1 इंटू 3 इज़ 3, साइन चेंज कर देंगे, प्लस के 2 इंटू -3 इज़ -6, 1 इंटू 4 -4 इज़ -4, जिसको कि हम +4 कर देंगे। लिहाजा ए क्रॉस बी हमारे पास हो गया -7i -5j एंड -2k। ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू -7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 49, 25 एंड 4। तो ये बना 5 + 4 9 और 9 + 9 18, 2 + 1 3, 3 + 4 7, √78। और इसी तरीके से अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जो कि बनता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, 20 + 3 का स्क्वायर 9, √29। इस तरीके से अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मेरे पास 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 + 16 √26। तो जो हमारा फार्मूला है वो बन जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी जो का मैग्नीट्यूड √78 डिवाइड बाय √29 एंड √26। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कि हमें ऐसे वेक्टर को मालूम करने जो ए और बी को परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले तो मैं ए क्रॉस बी मालूम करता हूँ। ये वो वेक्टर है जिसको कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ए के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं 3, -2, 5, बी में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं 8, -2 एंड 1। सिंप्लीफाई करके हमारे पास बनता है आई के कोफिशिएंट के तौर पर -2 इंटू 1 इज़ -2, -2 इंटू 5 इज़ -10, जिसको कि हम +10 कर देंगे, -j 3 इंटू 1 इज़ 3, 8 इंटू 5 इज़ 40, जिसको कि हम -40 कर देंगे, प्लस के और 3 इंटू -2 इज़ -6, 8 इंटू -2 इज़ -16, जिसको कि हम +16 कर देंगे। तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया 8i और यहाँ पे +37j और यहाँ पे +10k।
अब हमारे पास ये जो वेक्टर है ये ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है। हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड चूँकि 5 होना चाहिए, तो मैं इसका अगर यूनिट वेक्टर मालूम कर लूँ, इसको फ़र्ज़ करें हम सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर u है। तो u इज़ परपेंडिकुलर टू a एंड u इज़ परपेंडिकुलर टू b। अब अगर मैं u का यूनिट वेक्टर मालूम करता हूँ तो इसको इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करने से मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो है 8i प्लस 37j प्लस 10k, और इसको जब मैं इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करूँगा तो 8 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। और जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चूँकि 5 यूनिट्स है तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू यूनिट वेक्टर u। तो 5 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8i प्लस 37j प्लस 10k, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो ये बनता है जी √1533। तो 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम 8 इज़ 40, 40/1533। i 37 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 185 और 1533j प्लस 10 टाइम 5 इज़ 50, 50 डिवाइड बाय 1533k। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में है कि हमें एक वेक्टर मालूम करना है, इनफैक्ट दो वेक्टर्स मालूम करने हैं जो कि 5i प्लस 2j माइनस 3k उनका सम हो। तो हम इसमें एक को u ले लेते हैं और दूसरे को v ले लेते हैं। अब u में जो ख़ास बात है वो ये होनी चाहिए कि u इसके पैरेलल हो और v इसके परपेंडिकुलर हो। तो मैं u को लैम्डा इंटू 2i माइनस j प्लस 3k ले लेता हूँ फॉर u इज़ पैरेलल टू गिवन वेक्टर। जब कोई वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा तो वो उसका स्केलर मल्टीपल होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है अगर हम उसको इस वेक्टर के पैरेलल लेते हैं तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा i माइनस लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k। अब ये वाली वैल्यू मैं उठा के इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। 1 में पुट कर देता हूँ ताकि उसकी मदद से v को भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मालूम कर लूँ। सो पुट वैल्यू ऑफ u इन 1, तो 5i प्लस 2j माइनस 3k, और यहाँ पे u की बजाय 2 लैम्डा i माइनस लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k प्लस v। अब मैं v को भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मालूम कर सकता हूँ। तो 5 माइनस 2 लैम्डा i प्लस 2, और ये माइनस लैम्डा वहाँ पे जाके प्लस लैम्डा हो जाएगा j माइनस 3, और ये 3 लैम्डा वहाँ पे जाके माइनस 3 लैम्डा k। तो ये मेरे पास v इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गया। अब इसमें v में जो ख़ास बात है वो ये होनी चाहिए कि v जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए 2i माइनस j प्लस 3k का। लिहाजा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होना चाहिए, यानी कि पहला वेक्टर u जो है वो इसके पैरेलल होना चाहिए था और दूसरा वेक्टर v जो है वो इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए था। तो मैं इसके हिसाब से 5 माइनस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 3 लैम्डा
इंटू 3, इसको 0 के इक्वल ले लेता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं और जो गिवन वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं उनके डॉट प्रोडक्ट को लेने से हमारा आंसर 0 आना चाहिए। इस इक्वेशन की मदद से मैं अब लेमडा की वैल्यू को मालूम कर सकता हूँ। ये बनेगा 5 टाइम 2 इज़ 10 और -2 और ये बनेगा -9 और यहाँ पे -4 लेमडा, यहाँ पर माइनस लेमडा और यहाँ पर -9 लेमडा इक्वल टू 0, जिससे मेरे पास ये बनता है -2 -11 10 -11 -1 और यहाँ से बनता है -14। तो लेमडा की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी -1/14। इस वैल्यू को मैं उठा के इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इसके हिसाब से जो है u की वैल्यू बन जानी चाहिए -2/14i और ±+1/14j और -3/14k। और जो v की वैल्यू है वो बनेगी 5 माइनस, यहाँ पे जब मैं लेमडा की वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस और +1/7 लेमडा आई, और उसके बाद जब हमारे पास j है तो 2 -1/14 j +-3 और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -1/14 जब पुट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस और तो +3/14। इसकी सिम्प्लिकेशन से मेरे पास बनेगा 7 टाइम 5 इज़ 35, 35 + 1 36, तो भी होना चाहिए 36/7 आयोटा। ये 14 टाइम 2 इज़ 28, 28 - 1 27/14j और यहाँ पे 14 टाइम 3 इज़ -42, -42 में से अगर हम 3 निकाल दें तो -39/14k। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई और ये हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर v की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो बुक का आंसर है देश का वो ठीक नहीं है, यही आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रूफ लैग्रेंज आइडेंटिटी। इसके लिए हमें पता है कि a क्रॉस b ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड ये जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जाऊं और दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बनेगा a क्रॉस b स्क्वायर और यहाँ पे a b साइन थीटा होल स्क्वायर। चूँकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं लिहाजा ये स्क्वायर सब पे लगेगा। लेफ़्ट साइड पे भी a क्रॉस b होल स्क्वायर, तो ये जो है a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे a क्रॉस b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर मैग्नीट्यूड एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आइडेंटिटी के मुताबिक। इसको मैं अगर अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दूँ तो a स्क्वायर b स्क्वायर इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a क्रॉस b मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा होल स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर को छोड़ के जो कुछ ब्रैकेट में है ये ए बी का डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, लिहाजा इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं और यही जो है वो हमारी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी है। सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। फाइव का सेकंड पार्ट है कि हमें कैसा वेक्टर मालूम करना है डी जो कि ए और बी को परपेंडिकुलर है और इसके साथ सी और डी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। तो लेट डी इज़ इक्वल टू, इसमें हम एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कर देते हैं क्योंकि ए बी सी वगैरह जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। तो फॉर डी डॉट डी ए के चूँकि परपेंडिकुलर है तो डी का और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो एल और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। उसके बाद जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे m, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट -2 और उसके बाद यहाँ पे n और k का कोएफिशिएंट चूँकि वो नहीं है तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास तो यहाँ पे l -2m इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमारे पास फॉर d इज़ परपेंडिकुलर टू b, तो b में i का कोएफिशिएंट है 2 तो l इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे जो j का कोएफिशिएंट है m, लेकिन वो m यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि b में हमारे पास j नहीं है। तो हमने j को के कोएफिशिएंट 0 को m के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद k का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे है n और यहाँ पे b में है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो बनता है वो है 2l प्लस n इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और इक्वेशन 3 के लिए जो हमने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है वो फॉर सी इंटू डी, इन दोनों का चूँकि डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो सी में हमारे पास 3j प्लस 2k है, लिहाजा l इंटू 0 प्लस m इंटू 3 प्लस n इंटू 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 3m प्लस 2n इक्वल्स टू, सॉरी ये 1 के बराबर है इनका डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। अब इस इक्वेशन 1, 2 और 3 की मदद से हमने एल, एम और एन की वैल्यू को मालूम करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो 4l प्लस 2n इक्वल्स टू 0। ऊपर की इक्वेशन से नीचे की इक्वेशन अगर मैं माइनस कर दूँ, प्लस 2n माइनस 2n के साथ कैंसिल, 3m माइनस 4l इज़ इक्वल टू 1। तो इसको मैं अगर इक्वेशन 4 कह दूँ तो फ्रॉम 1 l इज़ इक्वल टू 2m, तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिससे ये बनेगा 3 इंटू m की बजाय, सो 3m माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8m इक्वल टू 1, जहाँ से माइनस 5m इज़ इक्वल टू 1 और m इज़ इक्वल टू -1/5। अब ये जो m की वैल्यू है -1/5, इसके मुताबिक l जो है वो 2 इंटू m के हिसाब से -2 इंटू 5 हो जाएगा। और हमारे पास जो n की वैल्यू है उसकी खातिर n इज़ इक्वल टू -2l, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 4/5। तो इसमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर है d, उसकी बजाय मैं लिख सकता हूँ -2/5i
और फिर m की वैल्यू है -1/5j और फिर n की वैल्यू है +4/5k। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, हमको b वेक्टर मालूम करना है। लेट b इज इक्वल टू li प्लस mj प्लस nk। गिवन है a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो c के बराबर है, तो यहाँ पे i j के a का जो हमारे पास वेक्टर है उसमें i j के कोफिशिएंट्स हैं 1, -2 और 3। b हमने l m और n सपोज किया हुआ है। c की वैल्यू हमको i प्लस j माइनस k गिवन है। i के कोफिशिएंट के तौर पर बनता है -2n -3m। j के कोफिशिएंट के तौर पर बनता है n -3l। k के कोफिशिएंट के तौर पर बनता है m +2l। और ये हमने i प्लस j माइनस k के बराबर लेना है। तो यहाँ से i के कोफिशिएंट के तौर पर 1 बनता है, तो -2n -3m इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 1 हो गई। और अगर मैं n की वैल्यू ले लूँ तो -n प्लस 3l इज इक्वल टू, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1। ये क्वेश्चन 2 हो गई। थर्ड इक्वेशन भी हम इसे बना सकते हैं, लेकिन उससे हमको फ़ायदा नहीं होगा। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि फॉर a डॉट b इज इक्वल टू 3। तो मुझे a का और b का डॉट प्रोडक्ट लेना है 1 इंटू l प्लस -2 इंटू m प्लस 3 इंटू n, और ये 3 के बराबर हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। इसको मैं क्वेश्चन 3 कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ l और m की इन टर्म्स ऑफ m। तो अगर m की वैल्यू निकालूँ तो -2n -1 डिवाइडेड बाय 3 ये m हो गया, और -n -1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, l की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस n डिवाइड बाय 3। तो ये दोनों टर्म्स ऑफ n m और l की वैल्यू आ गई। इनको मैं पुट कर देता हूँ इन 3 में पुट करने की सूरत में l की बजाय 1 प्लस n बाय 3, और फिर -2 और m की बजाय -2n -1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे 3n एज इट इज़ इक्वल टू 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 प्लस n प्लस 4n प्लस 2 और प्लस 9n और 3 3s आर 9। इसको यहाँ से अगर मैं n को सब्जेक्ट था फार्मूला बनाऊँ तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14n। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू है 2 प्लस 1 3, 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो 9 माइनस 3 6, जिससे n की वैल्यू आ जाती है 6/14। तो ये 3/7 हमारे पास हो गया। और n की वैल्यू अगर 3/7 है तो m की वैल्यू यहाँ पे 3/7 पुट करने से बनेगा -3 × 2 is 6, 6/7 -1/3। तो ये बनेगा -13/3 -13/7 into 1/3, दैट इज़ -13/21। और n की जो हमारे पास l की वैल्यू है वो 1 प्लस
3/7 डिवाइड बाई 3, तो ये बनेगा 10/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 विच इज़ इक्वल टू 10/21। तो देयरफॉर जो वेक्टर बी है हमारा वो एल की वैल्यू है हमारे पास 10/21i, एम की वैल्यू है -13/21j और के एन की वैल्यू है 3/7k। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। हमको जो इंफॉर्मेशन गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। इनमें से हम जो है ए कॉमन ले सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी, यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं तो सी माइनस बी क्रॉस डी। जो इसमें ऑर्डर है उसके बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो जो वेक्टर जिस साइड पर है हमें उसी साइड पर ही उसको रखना पड़ेगा। तो ए यहाँ से कॉमन, डी यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से और यहाँ पे राइट साइड से हमने कॉमन लिया। अब मैं राइट साइड की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड पर लेकर आता हूँ, तो ये बनेगा ए माइनस मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू 0। और अब मैं ये करता हूँ कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी, और यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास सी माइनस बी है वो बी माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने की सूरत में हमारे पास प्लस हो गया। और अब मैं अगले स्टेप में इन दोनों का ऑर्डर चेंज करता हूँ, यानी कि ए क्रॉस बी माइनस सी, और अगर मैं इनका जो ऑर्डर है वो चेंज करूँ तो बाहर मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और इसके जस्टिफिकेशन ये है कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो इनका ऑर्डर चेंज करने की सूरत मुझे एक दफ़ा फिर इसका साइन चेंज करके प्लस से माइनस करना पड़ेगा। पहले नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से माइनस प्लस हो, और अब प्लस से माइनस इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने की वजह से हो। अब बी माइनस ये दोनों में कॉमन है, तो ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी पहले भी राइट पर था, अब भी कॉमन लेने के बाद भी राइट पर होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए और बी पैरेलल होंगे। तो उसके हिसाब से ए माइनस डी जो है वो बी माइनस सी के जो है वो बी माइनस सी के पैरेलल होगा। यहाँ पे भी ये जो है ये सी माइनस डी नहीं है, बल्कि ए माइनस डी जो है वो बी माइनस सी के पैरेलल प्रूफ करना था। तो ये हमारे रिज़ल्ट का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अगर ए डॉट बी और ए डॉट सी आपस में इक्वल हैं और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बराबर हैं, तो शो करें कि बी और सी बराबर है। तो फॉर ए डॉट बी अगर ए डॉट सी के बराबर हैं तो हम राइट की वैल्यू को अगर लेफ़्ट की तरफ लेकर आएँ तो यहाँ पे आके माइनस ए डॉट सी हो गया। ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए डॉट बी माइनस सी हो जाएगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से तो ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और फॉर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के अगर बराबर है, और अगर मैं इस वैल्यू को राइट से लेफ़्ट पे लेकर आता हूँ
तो मैं इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी रह गया। और अगर हमारे पास ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी माइनस सी के पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो परपेंडिकुलर होते हैं, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो पैरेलल होते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 बी माइनस सी जो है वो नल वेक्टर के ही बराबर होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, जिसमें क्योंकि ये इसी सूरत मुमकिन है कि ए इस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, तो बी माइनस सी जो है वो नल वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर बी इज़ इक्वल टू सी, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। 7 के सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि अगर ए बी और सी का सम ज़ीरो के बराबर है तो प्रूव करें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर है। तो फॉर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये ज़ीरो है तो ए इज़ इक्वल टू माइनस बी माइनस सी हो गया। और अगर मैं दोनों साइड पर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो यहाँ पे भी बी के साथ मेरा डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये बनेगा ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। अब किसी भी वेक्टर का अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो तो ज़ीरो होता है, और सी माइनस सी क्रॉस बी जो है इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो बाहर माइनस का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर हो गया, हमारे पास रिज़ल्ट 1 आ गया। इसी तरीके से फॉर ए इज़ इक्वल टू माइनस बी माइनस सी को अगर मैं दोनों साइड पर बी की बजाय इस दफ़ा सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा लेफ़्ट, चले राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, और ये माइनस सी क्रॉस सी ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ए क्रॉस सी को मैं अगर सी क्रॉस एक कर दूं तो बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो मेरे पास माइनस बी क्रॉस सी है उसका नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये तीनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है कि ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं और ए और बी परपेंडिकुलर हैं और सी परपेंडिकुलर हैं, और बी और सी के दरमियान एंगल जो है वो π/3 है। तो हमें ये वाला रिज़ल्ट प्रूव करना। अब इस रिज़ल्ट को प्रूव करने की खातिर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि चूँकि ए और बी जो ए है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, लिहाजा यहाँ पे जो ए है वो बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। उसकी वजह ये है कि बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो एंगल बनेगा वो बी और सी की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर ये यहाँ पे ये दोनों वेक्टर हैं तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फॉर ए इज़ पैरेलल टू बी क्रॉस सी एज ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी, ए हैज़ टू बी ए इज़ पैरेलल टू बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी चूँकि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लिहाजा ए भी उसी डायरेक्शन में है तो दोनों का पैरेलल होना बनता है।
अब जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो देयरफॉर ए जो है वो बी और सी का स्केलर मल्टीपल होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर पैरेलल वेक्टर्स यू जो है वो लैम्डा वी के बराबर होता है बाय द डेफिनेशन। तो इसके हिसाब से अगर ए लैम्डा ऑफ बी सी है तो टेकिंग एब्सोल्यूट ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी क्रॉस सी। इसका मैग्नीट्यूड ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा और इसी तरीके से यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बी क्रॉस सी चूँकि बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है, उसके हिसाब से इन दोनों के मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास लैम्डा का मैग्नीट्यूड लैम्डा स्केलर वैल्यू है, उसके गिर्द मैग्नीट्यूड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 और यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लगाता हूँ पाई बाय 3 जो कि 60 है, तो साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, जिससे कि हमारे आंसर में अंडर रूट नहीं है। लेकिन अगर मैं पाई बाय 6 लगाता हूँ तो 30 बनता है और साइन ऑफ 30 जो होता है 1/2 होता है। लिहाजा यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें पाई बाय 3 की बजाय पाई बाय 6 लगानी होगी। इससे हमारे पास साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 आ जाती है, तो लैम्डा इंटू 1/2, जिससे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो इसके हिसाब से हमारा जो रिज़ल्ट है 1 बिकम्स A is equal to 2 of B क्रॉस C और A is equal to -2 of B क्रॉस C। नेगेटिव साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो वेक्टर की अपोजिट हो जाती है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो हम लैम्डा की वैल्यू +2 भी ले सकते हैं और -2 भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आएगा। और पाई की जो वैल्यू है वो थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 3 की बजाय पाई बाय 6 लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसके सॉल्यूशन के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड को कंसिडर करूं तो ए डॉट बी, यहाँ पे भी ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए जो है ये ए स्क्वायर के बराबर होती है, ए डॉट बी जो है ये ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है और बी डॉट बी बी स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे हम इसका रीज़न दे देते हैं कि ए डॉट ए जो है वो ए स्क्वायर और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर, बल्कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके हिसाब से उन दोनों का प्रोडक्ट और कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम। अब अगर मैं इसको डिटरमिनेंट के जरिए से एक्सपेंड करता हूँ तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जाइए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस वैल्यू को मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैसे भी जब इस पे निशान ख़त्म हो जाता है तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे इसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अगर मैं इसको होल स्क्वायर लिखूँ तो ये बनेगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ये होता है इनफैक्ट ए क्रॉस बी के बराबर।
तो यहाँ पे चूँकि स्केयर भी मौजूद है तो मैं स्केयर के ऊपर, यानी कि ये अब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है स्केयर की वजह से, तो मैं इसके साथ मैग्नीट्यूड लगा सकता हूँ। तो ए क्रॉस बी, और यहाँ इसका मैं रीज़न दे दूँगा कि ए क्रॉस बी जो है वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम, और स्केयर की वजह से जो है वो हम इसको स्केलर क्वांटिटी के तौर पर, यानी कि मैग्नीट्यूड के तौर पर लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है और ए डॉट बी जो ये 60 गिवन है। तो ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू 60 जो उसने दी हुई और ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 5 लगाता हूँ तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू बनती है 60 डिवाइड बाई 3 टाइम 5 इज़ 15, तो cos थीटा 4। अब मसला ये है कि cos थीटा की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, यानी कि -1, इसका जो रेंज है वो -1 से +1 के दरमियान होता है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास कहीं पे कोई गलती है। अब इसके हिसाब से बहरहाल अगर हम ए क्रॉस बी की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास बनेगा ए इंटू बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है इसके बराबर, और अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, ये स्क्वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इसमें ए की वैल्यू लगा देता हूँ जो कि मुझे गिवन है 3, 4 की बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मुझे 5 गिवन है। इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट कर देता हूँ, ये 15 हो गया, और वहाँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 16, तो बहरहाल जो है कि ऑड सी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे चूँकि कॉस थीटा की वैल्यू ही 4 आ रही है, इसलिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन द। तो अगर मैं दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लूँ तो हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू उसने हमें 2 दी हुई है, और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, और साइन ऑफ थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड उस पर असर जो है डाले भी, तो यानी कि मतलब हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होगी। तो अब हमारे पास ए क्रॉस बी जो है हमारे पास 8 के बराबर है, ये 10 के बराबर हो गया, और इसको मैं साइन थीटा ले लेता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी 8/10 विच इज़ इक्वल टू 4/5। इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू आती है साइन वर्स ऑफ 4/5। तो कैलकुलेटर से ये बनता है 53.13 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकालता हूँ तो वो है मेरे पास ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है मेरे पास 2, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 और कॉज ऑफ 53.13। तो इससे वैल्यू बनती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 के बराबर आता है। 6.00 के आगे जो है वो डेसिमल नंबर आता है, लेकिन ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स हमको गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हम ए क्रॉस बी का जो है अगर मैग्नीट्यूड मालूम करने की कोशिश करें आई जे के, और यहाँ पे ए के तौर पर 2 -3 और 1 इसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं, और बी में आई जे के कोफिशिएंट्स 1 -2 और 7। तो इससे मेरे पास बनता है आई के कोफिशिएंट के तौर पर -21 -2 जिसको मैं +2 कर दूंगा,
जे के कोफिशिएंट के तौर पर 14 माइनस 1 और के कोफिशिएंट के तौर पर -4 + 3। तो ये मेरे पास बना -19i -13j एंड -1k। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो -19 का स्क्वायर, -13 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इससे मेरे पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आती है तो √531, और चूँकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर इसके साथ यूनिट लिखेंगे। जो बुक के जवाब के हिसाब से इसके फैक्टर्स भी बनते हैं तो 9 × 59 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 × √59 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें के सेकंड पार्ट में हमको एक ट्रायंगल के 3 वर्सेस गिवन है और हमें जो है वो इसका एरिया मालूम करना है। तो मैं वेक्टर AB, BC और CA अगर मालूम कर लूँ तो AB का मतलब है B से A के ऑर्डिनेट्स माइनस करना, 2 - 1 1, 1 - -1 2, 2 - 1 1। इसी तरीके से जब मैं BC मालूम करूँगा तो C से B के ऑर्डिनेट्स माइनस करूँगा, 3 - 2 1, 0 - 1 -1 -1 -2 -3। CA में A से C को माइनस करूँगा तो 1 - 3 -2, -1 -0 -1 एंड 1 -1 तो 1 + 1 2। ये मेरे पास AB, BC और CA के जो वेक्टर्स हैं वो आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABC, उसके लिए मैं AB और BC का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड जो है लेने के बाद जब 2 पर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इनसे जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है उसका हाफ हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC का एरिया होगा। तो इसके मुताबिक 1/2 बाहर, यहाँ पे IJK और AB के जो मेरे पास यहाँ पे IJK के कोफिशिएंट्स हैं वो हैं 1 2 1 और BC के 1 -1 एंड -3। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनता है 1/2 और यहाँ पे I के कोफिशिएंट के तौर पर -6 और +1 -j -3 एंड -1 + k -1 एंड -2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो बना 1/2 और यहाँ पर -5i + 4j एंड -3k। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये बनता है 1/2 √25 + 16 + 9, तो ये √50 बना। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अच्छा, इसमें हम जो √50 है उसको मैं लिख सकता हूँ 25 × √2, √25 √2 / 2। तो ये 5 √2, नीचे वाले 2 को भी √2 × √2 लिखा जा सकता है। एक इसके साथ कट जाएगा तो 5 √2 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया का आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चूँकि एंगल मालूम करने हैं तो हमें AB, BC, CA के मैग्नीट्यूड्स की ज़रूरत पड़ेगी। AB का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 + 1 + 1 √6। और इसी तरीके से BC की वैल्यू अगर मैं निकालूँ उसके मैग्नीट्यूड की तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, ये बनता है जी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 + 1 √11
और सी ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 √9 दैट इज़ 3। तो इसमें अगर मुझे जो है कोई एंगल निकालना है तो ए बी डॉट ए सी जब मैं लिखता हूँ तो वो होगा ए बी मैग्नीट्यूड इंटू ए सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए बी और ए सी के दरमियान एंगल जो है वो 180 माइनस ए। तो ए बी डॉट ए सी से हमारे पास बनता है 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2 और 1 इंटू -3 इज़ -3। और यहाँ पे ए बी और ए सी जो है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड √6, ए सी का मैग्नीट्यूड √11 और कॉज ऑफ 180 माइनस ए। इससे हमारे पास वैल्यू बनती है -5 और 1 से -4 अपॉन √66। और यहाँ पे कॉस इनवर्स इक्वल्स टू 180 माइनस ए। इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 119.4, अगर मैं इसको 120 कर लूँ तो 120 इज़ इक्वल टू 180 माइनस ए। तो ए की वैल्यू हो गई 180 माइनस 120, जिससे ए की वैल्यू बनती है 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एंगल मालूम करने की कोशिश करें तो बी सी और सी ए के हिसाब से हमारे पास बी सी डॉट सी ए ये बनेगा बी सी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ सी ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एंगल है कॉस ऑफ सी, तो 180 माइनस सी जो है वो हमारे पास एंगल बनेगा। अब बी सी और सी ए को जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो 1 इंटू -2 -2 -1 इंटू -1 +1 और -3 इंटू 2 इज़ -6। और बी सी का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है √11 और सी ए का जो मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है √9 कॉस ऑफ 180 माइनस सी। तो इसमें मेरे पास आंसर आता है जी -2 और -6 -8 + 1 इज इक्वल टू -7। यहाँ पे डिवाइड बाय √99 और यहाँ पे आके ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू बनेगी 180 माइनस सी। तो इससे मेरे पास वैल्यू बनती है कैलकुलेटर के ज़रिए, इसका आंसर आता है जी 134.7, अप्रॉक्सीमेटली 135 हम उसको कर लेते हैं 180 माइनस सी। तो सी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 135, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज। तो अब हमारे पास ए 60 है, सी 45 है, तो बी हो गया 180 माइनस ए प्लस सी, तो ये बनेगा 180 माइनस 45 प्लस 60 75 डिग्री। तो यूँ हमने तीनों एंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल के मालूम कर लिए। एंगल ए इज़ 60, एंगल सी इज़ 45 डिग्रीज एंड एंगल बी इज़ 75 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है और दो डायगोनल्स हमको गिवन है। तो इसमें एरिया जो है उसका फार्मूला इस केस में जब हमको डायगोनल्स गिवन हो तो D1 D2
इनका जो हमारे पास मॉडुलस होगा उसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं D1 और D2 का मैग्नीट्यूड मालूम करता हूँ। उसके लिए इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा आई जे के। जो हमारे पास पहला डायगोनल है उसमें आई जे के कोएफिशिएंट्स 3, 1, -2, दूसरे में आई जे के कोएफिशिएंट्स 1, -3 एंड 4। तो आई का कोएफिशिएंट जो है 1, 4 ज़ार 4, -3 इंटू -2 इज़ +6, जिसको मैं -6 लिख दूंगा। जे का कोएफिशिएंट 3 इंटू 4 इज़ 12, 1 इंटू -2 इज़ -2, जिसको मैं +2 लिख दूंगा। के का कोएफिशिएंट 3 इंटू -3 इज़ -9, 1 इंटू 1 इज़ 1, साइन चेंज करके -1 लिख दूंगा। तो ये हमारे पास D1 D2 की वैल्यू आई -2i और -14j और -10k। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेते हुए -2 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर से वैल्यू बनती है, ये बनती है अप्रॉक्सीमेटली 17.32। और जब हम इसका 2 पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बनता है 8.66 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि ट्रायंगल ABC जिसके वर्टिसेस ABC हैं, इनके पोजीशन वेक्टर जो हैं अगर वो A, B और C से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि जी इसका एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है AB प्लस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस C, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं OA वेक्टर फाइंड करूं तो OA वेक्टर तो खैर हमारे पास A है और OB हमारे पास B है और OC हमारे पास C है। इनके मुताबिक AB वेक्टर जो है वो होगा OB माइनस OA, तो ये बनेगा B माइनस A। इसी तरीके से अगर मैं BC मालूम करूं तो वो होगा OC माइनस OB। OC जो है वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, OB वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब AB क्रॉस BC जो है ये हमारे पास बनेगा B माइनस A क्रॉस C माइनस B। इसके सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनता है AB क्रॉस BC इज इक्वल टू B क्रॉस C माइनस B क्रॉस B माइनस A क्रॉस C और प्लस A क्रॉस B। तो B क्रॉस C तो एज इट इज़, माइनस B क्रॉस B ये 0 के बराबर होता है, और माइनस A क्रॉस C को अगर मैं C क्रॉस A कर दूं अपने रिज़ल्ट के हिसाब से, तो जो बाहर का माइनस है वो प्लस हो जाएगा और A क्रॉस B जो है वो एज इट इज़। तो इसमें अब मेरे पास जो AB और B क्रॉस C है इसका मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ पे A क्रॉस B को मैं शुरू में लिख देता हूँ, उसके बाद तरतीब के हिसाब से B क्रॉस C, उसके बाद तरतीब के हिसाब से C क्रॉस A। अब इस वैल्यू को जब हम 2 पर डिवाइड करते होते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि AB क्रॉस BC इसका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 1/2 और A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इसका मैग्नीट्यूड। तो ये रिज़ल्ट है जो कि हमको प्रूफ करना था।
क्वेश्चन नंबर 12 का वन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के ए डॉट बी 0 के बराबर है। तो अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, और अगर हमारे पास ए क्रॉस बी 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए बी के पैरेलल है। तो इस सूरत में इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो थीटा जो है 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री का हो गया। और अगर एट ए टाइम ये हमारे पास इफ़ बोथ होल्ड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी इक्वल टू 0 है या नल मैट्रिक्स के बराबर है, या ए एंड बी आर सेम वेक्टर्स। बल्कि सेम वेक्टर भी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो उन दोनों के दरमियान जो है वो एक दूसरे के साथ 90 कैसे हो गए। इफ़ बोथ होल्ड्स, तो फिर हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर कि बोथ वेक्टर्स आर नल वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो ए माइनस बी प्लस 3c है, बी का पोजीशन वेक्टर 2a प्लस 3b माइनस 4c है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस 7b प्लस 10c है। अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं तो b में से a को माइनस करेंगे, 2a माइनस a 3b माइनस माइनस प्लस b तो 4b, और माइनस 4c एंड माइनस 3c माइनस 7c। इस तरीके से अगर मैं bc की वैल्यू निकालूं तो 0 माइनस 2a तो माइनस 2a, माइनस 7b माइनस 3b माइनस 10b, और 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 तो 14c। अब ये जो दो वेक्टर मैंने फाइंड किए हैं, अगर मैं इनका मैं ए बी और बी सी को पैरेलल साबित कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे बी की बजाय माइनस 2b हो तो 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 भी सूरत में आएगा। तो बी सी, इसमें से अगर मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा a प्लस 5b माइनस 7c, जिससे साबित हो गया कि बी सी जो है वो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो या बी सी जो है वो ए बी का डबल है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो देयरफॉर बी सी इज़ पैरेलल टू ए बी। तो ये उसी सूरत मुमकिन है विच इज़ पॉसिबल if A, B, C are collinear। तो इसकी खातिर जो हमारे पास यहाँ पे ए का पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसमें माइनस 2 भी होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द मोमेंट या टॉर्क। तो टॉर्क के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है आर क्रॉस एफ। तो इसमें आर जो है वो ओ पी के बराबर होता है। ओ जो है हमारे पास जिस पॉइंट के अबाउट ये अप्लाई हो रहा हो, और पी जो है जिस पॉइंट पर ये अप्लाई हो रहा हो, तो वो हमारे पास -1 2 और 0 में से हम 1 2 और 3 को माइनस करेंगे तो उससे हमें मोमेंट और हमें मिल जाएगा। ये बनता है -1 और -1 -2 2 -2 0 एंड 0 -3 इज़ -3। तो इसको जब हम 1 में पुट करते हैं तो 1 बिकम्स
टार्क इज इक्वल टू आई जे के और आर की वैल्यू -2, 0, -3 और एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2, 3 एंड 7। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये बनता है 0 इंटू 7 इज़ 0, 3 इंटू माइनस इज़ -9 जिसको कि हम +9 कर देंगे। माइनस से -27 इज़ -14, 2 इंटू माइनस इज़ -6 जिसको कि हम +6 कर देंगे और के के क्वेश्चन के तौर पर -6 और 2 इंटू 0 इज़ 0। लिहाजा टार्क का वेक्टर हमारे पास आ गया 9i और माइनस माइनस प्लस प्लस 8j और -6k। इस का जो मैग्नीट्यूड अगर हम मालूम करें इस वेक्टर का तो वो बनेगा 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर जिसको क्या हम लिख सकते हैं 81 + 64 + 36। तो ये बन गया 6 + 4 10, 10 + 1 11, 3 + 1 4, 6 + 4 10, 181। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हमें जो टार्क है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमको गिवन है। तो लेट u इज़ इक्वल टू 6i -21j -6k। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूँ तो ये बनेगा 6i -21j -6k डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर -21 स्क्वायर एंड -6 स्क्वायर जो कि बनता है 6i -21j 6k डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर से ये वैल्यू बनती है 513। तो अगर 513 के मैं फैक्टर्स बनाऊं तो ये बनेगा 6i 21j 6k। इसको मैं 9 इंटू 53 लिख सकता हूँ। तो 6i -21j -6k डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर रूट 3 उसको बाहर लिख देते हैं √53। तो अब ये हमारे जो टार्क है उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो आ गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमको √57 गिवन है। तो टार्क वेक्टर जो है यानी कि ये उसका मैग्नीट्यूड था, अब उसके वेक्टर की वैल्यू हम करने खातिर हमें इसके मैग्नीट्यूड 57 को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। 6i -21j -6k डिवाइड बाई 3 √53। √53 को ये हमारे पास 57 सॉरी 7 3s are 20, 7 9s are 63। तो ये √57 बनता है। 157 जो है वो इस 157 के साथ कट गया। अब हमारे पास टार्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बनता है 3 को 6 पर डिवाइड करें तो 2i -7j -3 टाइम 6 को 3 पर डिवाइड करें तो 2k। अब टार्क वेक्टर हमारे पास आ चुका है और जो हमारा फार्मूला है, अब आर्क जो है वो मोमेंट और हमने मालूम करना है तो वो OH के हिसाब से -1 -2 ये बनेगा -3, -1 -2 और 1 +3 तो 4। तो इसके हिसाब से टार्क आ गया और आ गया। तो हमारे पास जो टार्क का फार्मूला है R क्रॉस F, उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि F जो है वो हमारे पास AI + BJ + CK जो है एक वेक्टर है। तो उसके हिसाब से
आई जे एंड के, और यहाँ पे आर के लिए -3 -2 एंड 4, और इसके लिए एफ़ के लिए ए और बी, जी के कोफिशिएंट के तौर पर बी, सी के कोफिशिएंट के तौर पर सी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये सिंप्लीफाई करने से आएगा आई इंटू -2 इंटू सी -2c, b इंटू 4 इज़ -4b, -j -3 इंटू c इज़ -3c, and 4 is 4a plus k, -3 into b is -3b into -2 is -2a, जिसको कि हम +2a लिख देंगे। और इसको जब हम टार्क के वेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं जो कि है 2i 7j -2k, तो कंपेयर करने से -2c -4b इज़ इक्वल टू 2। ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गई। इसी तरीके से माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो, बल्कि इस माइनस के साथ अगर हम कैंसिल कर लें तो -3c -4a इज़ इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन 2 हो गई। और के कोफिशिएंट के तौर पर -3b + 2a, ये -2 के बराबर हो गई, क्वेश्चन 3 हो गई। तो हमारे पास इन 3 क्वेश्चन में से बी सी की वैल्यू निकालने की खातिर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए के कोफिशिएंट नहीं है, बी का कोफिशिएंट -4, सी का कोफिशिएंट -2 और इस साइड पे 2। ए का कोफिशिएंट -4 और बी का कोफिशिएंट नहीं है 0, सी का कोफिशिएंट -3 और यहाँ पे 7। ए का कोफिशिएंट 2, बी का कोफिशिएंट -3, सी का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 और यहाँ पे -2। तो अब इसको अगर मैं इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो R2 माइनस प्लस 2R3 से इस -4 को 0 बनाया जा सकता है, तो 0 -4 -2 2 एज इट इज़। इसको जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 4 -4 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 0 एंड -6 -6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये -3 रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और 7 मिलकर 3। और ये जो हमारे पास दूसरा टर्म है, थर्ड रो है, वो एज इट इज़। ऐसा करने से अब इसमें अगर मैं इक्वेशन 2 को और 1 को और 3 को डिवाइड कर लूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रो 1 को -2 पर, तो 0 2 1 और ये बनेगा -1। तो ये मैंने किया -1/2 ऑफ और 1। और अगर -1/3 ऑफ और 2 करूं तो ये बनेगा 0, ये भी 2 और ये 1, और ये बनेगा -3 करने से -1। और 2 -3 और 0 -2 एज इट इज़। अब चूँकि रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो गए हैं तो हमारे पास R1 माइनस R2 करने से पहला जो रो है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, और दूसरा रो एज इट इज़ 0 2 1 -1 और 2 -3 0 और -2। तो इससे ही अंदाज़ा हो गया कि इसका यूनिक जो सोल्यूशन है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से कम आ रहा है, तो नो यूनिक सोल्यूशन।
और इसमें मैं अब टी की वैल्यू जो हमारे पास एक वेरिएबल है सी, उसको हम सपोज कर लेंगे टी के इक्वल। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट सी इज़ इक्वल टू टी, और इस तरीके से हमारे पास जो 2b प्लस सी जो है वो -1 के बराबर है, तो c की वैल्यू बनेगी -1 -2b, दैट इज़ -1 -2t, और इसके साथ फॉर 2a -3b इज़ इक्वल टू -2, तो यहाँ पे 2a इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3b, जिससे b की वैल्यू बनी अच्छा नहीं, ये तो गलत हो गया क्योंकि मुझे c की बजाय t पुट करना था। तो 2b प्लस t इज़ इक्वल टू -1, तो 2b इज़ इक्वल टू -1 माइनस t, और b इज़ इक्वल टू -1 माइनस t बाई 2। तो ये b इन टर्म्स ऑफ t आ गया, c ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ t है, और फिर हमको जो है a को इन टर्म्स ऑफ t मालूम करना है। ये हमारे पास 2a माइनस 3b माइनस 2 जो है वैल्यू आ गई। अब मैं a को इन टर्म्स ऑफ t मालूम कर सकता हूँ, -t प्लस 3b, सो -2 प्लस 3, और यहाँ पे b की बजाय -1 माइनस t बाई 2। तो यहाँ से 2 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो -4, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 -3t, तो ये बनेगा -7 -3t डिवाइड बाई 2, और a इज़ इक्वल टू 7 -3t डिवाइड बाई 2, 2 इज़ 4। तो देयरफॉर वो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर था या फोर्स थी, जो कि ai प्लस bj प्लस सी के बराबर था, तो a की वैल्यू है -7 -3t बाई 4, और b की वैल्यू -1 -t बाई 2, और c की वैल्यू t। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट में है कि हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो मालूम करनी है। तो लेट पी बी ए कामा बी कामा सी, और अबाउट जिस पॉइंट के हमने ये टार्क हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो है -1 2 एंड -3। तो जो मोमेंट आर्म होता है वो होता है ओ पी, तो P से O को माइनस करें तो A +1, B -2 और C +3। ये हमारा मोमेंट आर्म आ गया, और इसके अलावा जो हमको टॉर्क है वो गिवन है ये जो मोमेंट है वो है 3I, इसको हम टॉर्क भी लिखते हैं। तो 3I माइनस 2J प्लस K, और जो फोर्स है वो हमको गिवन है 2I प्लस 2J माइनस 3K। तो हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स इज़ इक्वल टू R क्रॉस F, इसमें पुट करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फोर्स में लिख देता हूँ जी 2I प्लस 2J माइनस 3K, और यहाँ पे
आई जे के। फर्स्ट लाइन में आर के जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं और वो हैं जी a+1, b-2 और c+3, और इसके अलावा जो हमारे पास f के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे -3। तो i के कोफिशिएंट के तौर पर -3b +6 -2c -6 और प्लस जे के माइनस जे का कोएफिशिएंट के तौर पर -3a और -3 और 2 को साइन चेंज करके -2 -2c और -6 और के कोएफिशिएंट के तौर पे 2a +2, इसको मैं -2 कर देता हूँ, -2b और +4। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है 3 -3b और -2c +6 और -6 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस तरीके से -j और यहाँ पे -3 यहाँ पे -3a था तो -3a और -2c और -3 और -3 जो है -3 और -6 -9। इसके अलावा के कोएफिशिएंट के तौर पर 2a -2b +2 और 4 +6। इससे हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाती हैं। आई जे के कोएफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें तो -3b -2c = 2, ये इक्वेशन 1 हो गई। और इसी तरीके से -3a -2c -9 = ये -9 अगर उसको दे दें तो -2 और 2a -2b +6 = यहाँ पे के कोएफिशिएंट के तौर पर -3 है। तो इसमें भी हमारे पास जिस तरह पिछले सवाल में हमने ए बी सी के हिसाब से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो है हमारे पास -3b और -2c जो है ये तो 2 ही रहेगा, उसके बाद -3a और -2c, -2 सिर्फ चला जाएगा तो +9 -2 और +9 +7 और यहाँ पे 2a -2b, 6 दूसरी तरफ चला जाए तो -6 -3 और -6 -9। अब अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूं तो a तो है नहीं 0 के लिए, -3b के लिए -2 और यहाँ पे 2, a के लिए -3b के लिए 0, c के लिए -2 और यहाँ पे 7, a के लिए 2, b के लिए -2, c के लिए 0 और -9। इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने खातिर यूँ करते हैं 0 -3 -2 एंड 2, और इसको अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो -3 + 2 -1 0 -2 जो है वो मेरे पास -2 -2 एंड 0 इज़ -2 एंड 7 एंड -9 अगेन -2 और 2 -2 एंड 0 एज इट इज़। अब रो 2 में से -1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो है 1 2 2 और ये -2 भी जो है ये +2 हो गया, तो इसको रो 1 की पोजीशन पे रख देते हैं और जो हमारे पास ये 2 -2 0 एंड -9 इसको रो 2 की पोजीशन पे रख देते हैं और 0 -3 -2 एंड 2 इसको रो 3 की पोजीशन पे रख देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 2 को चेंज किया और मज़ीद R2 R3 को भी चेंज किया। चलें, बहरहाल यहाँ पे अब जो हमारे पास अगला मसला है वो इस 2 को ज़ीरो बनाना और इस -3 को ज़ीरो बनाना है ताकि क्लोन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 2 और इस 2 को जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो R2 - 2 ऑफ R1 से ये बनेगा 0। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया जी -2 के साथ, तो -4 -2 और -4 -6। इसको मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो -4, 0 और -4। ठीक है, अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -4 और इसके अंदर ऐड कर लूँ तो -9 -4 -13 और ये जो है फ़िलहाल एज इट इज़ 0 -3 एंड 2 और यहाँ पे भी 2। अब इस -6 को 1 करने की खातिर -1/6 ऑफ और 2 कर देते हैं तो 1 2 2 2 ये बनेगा 0, ये बना 1। -4 और -6 जो है वो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे -13/-6 13/6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 -3 2 एंड 2 एज इट इज़। और इसके बाद हमारे पास अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ R3 + 3 ऑफ R2 तो फर्स्ट रो 1 2 2 0 1 2/3 13/6 और यहाँ पे 0, ये 1 3 3 -4 +3 0 और 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 ऑफ 2/3 तो ये बनेगा 3 LCM 3 × 2 = 6 3 2 = 6 बल्कि LCM लेनी ज़रूरत ही नहीं है, 3 3 के साथ काट गया तो 2 + 2 हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे ये 4 आ गया और अलबत्ता 2 के साथ जब मैं 13/6 मल्टीप्लाई करता हूँ और पहले उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 = 6 और 2 2 2 = 4 4 + 13 17/2 तो यहाँ पे 17/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4C है वो 17/2 के बराबर है तो C इज़ 17/8। जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो बनेगी B + 2/3 ऑफ C और इज़ इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे B 13/6 - 2/3C तो B इज़ इक्वल टू 13/6 - 2/3 और यहाँ पे 17/8। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने पे B की वैल्यू हमारे पास आती है 3/4 और इसी तरीके से C की वैल्यू निकालने की खातिर यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं लिख सकता हूँ A + 2B + 2C इज़ इक्वल टू 2 तो A इज़ इक्वल टू 2 - 2B - 2C तो B की वैल्यू है 3/4, C की वैल्यू है 13/6। तो यहाँ पे 4 और 6 के लिए अगर मैं इसको काट के 2 कर दूँ और इसको काट के 3 कर दूँ तो मेरे पास 6 LCM 6 × 2 = 12 -2 3 = 6 3 3 = 9 3 2 = 6 और 13 2 = 26 तो ये बनता है -23/6। तो देयरफॉर जो पॉइंट था A B और C तो वो बनेगा -23/6 और B की वैल्यू 3/4, C की वैल्यू 17/8।
और बज़ाहिर बुक के आंसर में गलती है, कोई वैल्यू जो है यहाँ पे हो सकता है गलत हो, या हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे गलती हुई हो, लेकिन मेथड के हिसाब से आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है, कार लोकेटेड एट टी 2,3,5 रिलेटेड टू द ऑरिजन। तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंट आर्म है आर ओ पी के हिसाब से वो यही 2,3,5, क्योंकि ऑरिजन जो है वो 0,0,0 होता है। तो जो ये जो है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये 2,3,5 हो गया। जो इसके अलावा हमको फोर्स गिवन है वो है 3i प्लस 2j प्लस 7k। तो टार्क या मोमेंट जो है उसका फार्मूला है आर क्रॉस एफ। तो आई जे के आर के जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स बनने हैं वो है 2,3,5, फोर्स के 3, 2 एंड 7। सिंप्लीफाई करने से 7 टाइम 3 इज़ 21, माइनस 5 टाइम 2 इज़ 10, इस जे 2 टाइम 7 इज़ 14, 3 टाइम 5 इज़ 15, और के क्वेश्चन के तौर पर 2 2 ज़ार 4, माइनस 3 3 ज़ार 9। तो ये सिंप्लीफाई करके आते हैं तो इससे हमारे पास 11i प्लस जे और माइनस 5k आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक सीसा के लिए दो जो मोमेंट हैं वो या टार्क्स हैं वो मालूम करने हैं। मिडिल पॉइंट 0 2 3 जो है, और जो हमारे पास ये जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स 1 अप्लाई कर दिया वो 4 5 3 है। तो इसमें जो R1 अगर हम इसको कहें तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास R1 होगा, 0 -4 -4, 2 -5 -3 और 3 -3 0। और फोर्स 1 जो हमको गिवन है वो है 3 4 5। तो टार्क 1 कह दें या मोमेंट आर्म 1 कह दें, वो बनेगा आई जे के, आर की बजाय -4 -3 0, एफ की बजाय 3 4 5। तो आई के कोएफिशिएंट के तौर पर -15 -0, जे के कोएफिशिएंट के तौर पर -20 -0, और के कोएफिशिएंट के तौर पर -16 एंड +9। तो इसके हिसाब से हमारा जो टार्क 1 है वो आ जाएगा -15i और +20j और ये -7k। इसी तरह से जो R2 है उसके लिए 0 -4 +4, 2 -1 तो 2 + 1 3, और 3 -3 0। और फोर्स 2 जो है वो हमको गिवन है 3 4 5 सॉरी 9 2 7। तो यहाँ पे टार्क 2 जो है वो बनेगा आई जे के और आर की बजाय 4 3 0 और एफ की बजाय 9 2 7। तो सिंप्लीफाई करके आई इंटू, बल्कि अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आई इंटू 3 × 7 21 -0, जे के कोएफिशिएंट के तौर पर 4 7 ज़ार 28 -0, और के कोएफिशिएंट के तौर पर 4 टाइम 2 इज़ 8 -27। तो सिंप्लीफाई करके ये आता है जी 21i -28j और -15k। तो ये हमारे पास टार्क 2 हो गया। अब टार्क 1 और टार्क 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल टार्क प्रोड्यूस्ड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट -15 और यहाँ पे 21 6i
-28 एंड +20 -8j, और -15 एंड -7 -22k।